dear children, welcome back. CUET 2024 चैप्टर 8 कंट्रोलिंग में सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है कंट्रोलिंग टेक्निक्स जो हमने सीबीएसई में प्रिपेयर नहीं करा था, लेकिन क्योंकि वो CUET के सिलेबस का पार्ट है तो उन टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आगे की तैयारी हम मिलकर साथ साथ करें। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट द कंट्रोलिंग टेक्निक्स। बच्चों टोटल 10 कंट्रोलिंग टेक्निक्स हमें पढ़नी है, जिसमें से 4 ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और 6 मॉडर्न टेक्निक्स हैं। तो पहले शुरू करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जिनके मैंने नाम यहां पर लिख दिए हैं। नंबर 1 पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, नंबर 3 ब्रेक इवन एनालिसिस एंड नंबर 4 बजटरी कंट्रोल। बच्चों ये जो चारों ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स है। बावजूद इसके कि ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी तक भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑब्सोलीट नहीं हुई है। इन कंट्रोलिंग टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनका मीनिंग है, एक एक करके अब इन चारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर जो सुपीरियर है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में, बिना किसी मीडिएटर और मिडिलमैन को इन्वॉल्व किए बिना, और उससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा एम्प्लॉइज पे बना रहता है कि उनको बेहतर परफॉर्म करना है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपको ये पता है कि आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो हो सकता है आप गलत काम भी कर लें, लेकिन जब आपको ये पता है कि ऑल द टाइम आपको कोई सुपरवाइज कर रहा है, अगर आपको पता है कि इस कमरे में कैमरा लगा हुआ है और आपका सुपरवाइजर कभी भी वो कैमरा खोलकर आपको ऑब्जर्व कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहेगा that somebody is observing you। या पर्सनल ऑब्जर्वेशन और भी मेथड से हो सकती है कि एक सुपरवाइजर है वो डेली राउंड्स लेता रहता है और आपकी परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है। इस तरह से पर्सनल ऑब्जर्वेशन में सुपरवाइजर डायरेक्टली अपने आप सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करता है, लेकिन जैसा कि हमें लॉजिकली दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है और इसको हर तरह की जॉब्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड एम्प्लॉइज हैं, तो कुछ सुपरवाइजर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं टू ऑब्जर्व ऑल द एम्प्लॉइज पर्सनली। लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज स्कैटर्ड है, फील्ड जॉब कर रहे हैं जहां पे उन्हें कैमरा से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उनको बार बार विजिट नहीं किया जा सकता, तो इस तरह की जॉब्स के लिए डेफिनेटली पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जहां इस्तेमाल किया जा सकता है वहां ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, लेकिन इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। दूसरा मेथड देखते हैं, द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, जिसमें परसेंटेजेस और रेशियोज को डिफरेंट फॉर्म्स में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि जो भी डेटाज होते हैं वो प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं, वो दिमाग में बैठ जाते हैं, छप जाते हैं, और उससे जो है कंपैरिजन जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है। इंटर फर्म कंपैरिजन हो या इंटर फर्म कंपैरिजन हो, एक फर्म अपने डिफरेंट ईयर्स के डेटास को कंपेयर कर सकती है या अपनी फर्म के डेटा को किसी दूसरी फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकती है अगर वो इस तरह की रिपोर्ट्स, ग्राफ्स या डायग्राम्स या टेबल्स के फॉर्म में बनाकर रखती है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे वर्बली कहूं कि एक कंपनी की 2021 में इतनी सेल्स थी, 2022 में इतनी थी, 2023 में इतनी थी और 2024 में इतनी थी, तो अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं इन सेल्स का, तो ये हो सकता है कि आप एकदम से ये ना बता सके कि सेल्स जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है या वो अनइवन है।
लेकिन सपोज मैं आपको उसी का एक बार डायग्राम बनाकर दिखाऊं कि ये सेल्स है 2021 की, ये सेल्स है 2022 की, ये है 2023 की और ये है 2024 की, तो इसके अमाउंट्स भी आप अच्छे से याद कर पाएंगे और आप एक ही डायग्राम देखकर ये कमेंट कर सकते हैं दैट सेल्स आर इंक्रीजिंग द अपवर्ड ट्रेंड। तो इस डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं। तो यही बेनिफिट होता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशंस को अगर बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, ग्राफ्स या टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो वो आसानी से समझ में आते हैं, वो याद रह जाते हैं और इससे कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। दिस इज अनदर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग दैट इज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स और उसका बेनिफिट क्या है वो भी हमने देख लिया। कम टू द थर्ड मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ब्रेक इवन एनालिसिस। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। इट इज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड सेल्स। इन तीन तरह की चीजों को कंटिन्यूअसली इस मेथड से कंट्रोल किया जाता है और एक ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पता लगाया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस भी आपको पता है और वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पता है। फिक्स कॉस्ट वो होते हैं जो सेम रहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं और सेलिंग प्राइस वो होता है जिसपे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे फर्म का टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यूज जो है वो बराबर होते हैं, ना तो प्रॉफिट होते हैं ना ही लॉसेस होते हैं। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एक्टिविटीज, ताकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट पता लग जाए जहां पर सेल्स वॉल्यूम पे ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। इस ब्रेक इवन पॉइंट से कंपनी क्या करती है? इट कीप्स अ चेक ऑन द वेरिएबल कॉस्ट एंड फाइंड आउट द लेवल। एक ऐसा लेवल पता लगाती है जहां पे फर्म अपने टारगेट प्रॉफिट्स को अर्न कर सकती है। एक डायग्राम के थ्रू इस टेक्निक को और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज इस डायग्राम में यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ टोटल सेल्स वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ डिफरेंट कॉस्ट प्लस द रेवेन्यूज। तो बच्चों फिक्स कॉस्ट को मैं एक स्ट्रेट लाइन से दिखा देती हूँ क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट जो हैं उनको मैं दिखा देती हूँ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। तो ये जो है वो फिक्स कॉस्ट है और ये जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये जो लाइन है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम ले लेते हैं एक टोटल रेवेन्यू की लाइन। सपोज ये जो लाइन है वो टोटल रेवेन्यू की है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो इस टेक्निक से क्या कोशिश होती है कंपनी की कि वो एक ऐसा लेवल पता लगाए जहां पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट उसने सोचे थे वो प्रॉफिट्स हो रहे हैं और वो प्रॉफिट्स कंपनी कब अर्न कर पाएगी? जब वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकेगी। तो अगर कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट को कम कर लेगी तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस वेयर द कंपनी ऑब्जर्व्स द लेवल ऑफ प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एक्टिविटीज एंड फाइंड आउट कि उसको कितना सेल्स वॉल्यूम और रेवेन्यूज जो हैं वो जनरेट करने पड़ेंगे टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तो जो ब्रेक इवन एनालिसिस की टेक्निक है उसमें ये सारे कीवर्ड्स हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, द टेक्निक वेयर द कंपनी इज एबल टू फाइंड आउट एंड कंट्रोल इट्स वेरिएबल कॉस्ट। चलते हैं लास्ट टेक्निक की तरफ, दैट इज बजटरी कंट्रोल। ये वर्ड आपने ऑलरेडी सुन रखा है। दैट इज अ कंट्रोलिंग टेक्निक वेयर द कंपनी कंट्रोल्स विद द हेल्प ऑफ द बजट्स, वेयर ऑल द ऑपरेशंस आर प्लान्ड इन द फॉर्म ऑफ द बजट्स। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट्स, कैश बजट्स, कैपिटल बजट्स, मटेरियल बजट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स, इस तरह के बजट्स कंपनी बनाती है। और बजट्स होते क्या हैं? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं और पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होती हैं। कंपनी एक बजटेड एस्टिमेट बनाती है फ्यूचर से रिलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है बजट्स के साथ और ये देखा जाता है कि जो कंपनी ने एस्टिमेट लगाया था एक्चुअल एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा है या उससे कम है। और अगर बजट्स एक्सीड कर जाते हैं तो कंपनी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और इस पूरे बजटरी कंट्रोल मेथड का फायदा क्या होता है कि कंपनी जो है वो टाइम बाउंड टारगेट जो है उन्हें अचीव कर पाती है। कंपनी जो है वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर पाती है। वो कैसे? क्योंकि वो अलॉट कर देती है कि हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो कितना कितना खर्चा करेगी। तो इस तरह से वो अपने रिसोर्सेज के वेस्टेजेस को चेक कर लेती है और अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल करती है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस ऑपरेशंस। वो कैसे? क्योंकि जब कंपनी बजट्स बनाती है हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन हो जाती है। से फॉर एग्जांपल कि कंपनी जब सेल्स बजट बनाएगी तो उससे पहले उसे मटेरियल बजट बनाना पड़ेगा, उससे पहले उसे प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा और वो तालमेल बैठाकर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स बनाती है। तो कोऑर्डिनेशन तो ऑटोमेटिकली जो है वो अचीव हो जाता है व्हेन द कंपनी प्रिपेयर द डिफरेंट बजट्स फॉर द वेरियस एक्टिविटीज। Another benefit, it facilitates management by exception। हमने ऑलरेडी टेक्निक कर रखी है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन की, जिसमें हमने देखा कि लिमिट्स अगर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट कोई भी चीज उससे बाहर चली जाती है तो उस पर कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो बजटरी कंट्रोल से कंपनी को अपनी रेंजेस पता लग जाती हैं कि कहां पर जो है वो बजट्स बाहर चले गए जो कि उन्होंने एस्टिमेट लगाए थे, और उससे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है वो आसान हो जाता है। Last but not the least is it's a source of motivation for the एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि बजटरी कंट्रोल से हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये पता होता है कि कितने स्टैंडर्ड्स हैं जो उसे अचीव करने हैं और कितनी लिमिट में उसे काम करना है। तो इस तरह से उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ऑन द ट्रैक रहती है और उसको ये पता रहता है कि व्हाट द एम्प्लॉय हैज टू अचीव अगेंस्ट विच उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर किया जाएगा। तो बच्चों हमने सारी चारों ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग जो है उसमें कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है और हर एक टेक्निक का बेनिफिट क्या है ये हमने देख लिया है। जो सबसे पहली टेक्निक है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉइज जो हैं उनके ऊपर हमेशा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व। जो दूसरी टेक्निक है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, उससे डेटास को प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है जिससे कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस से कंपनी को ऐसा पॉइंट पता लग जाता है जहां पे कंपनी ना तो प्रॉफिट अर्न कर रही है ना उसे लॉस हो रहे हैं, तो कंपनी कोशिश करती है ऐसे पॉइंट को अचीव करने की जहां पे उसके प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए बाय कंट्रोलिंग द वेरिएबल कॉस्ट। और बजटरी कंट्रोल टेक्निक में कंपनी वेरियस बजट्स बनाकर कंट्रोल करती है जिससे कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज आसान हो जाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल होती है जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज खत्म हो जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और वो टेक्निक एम्प्लॉइज के लिए मोटिवेशन का काम करती है। सो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल द 4 ट्रेडिशनल टेक्निक्स। 6 मॉडर्न टेक्निक्स हमें और अभी कवर अप करनी है जिसको हम नेक्स्ट टाइम कवर अप करने वाले हैं। बस आप कनेक्टेड रहिए, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज मॉडर्न टेक्निक्स।